Yeah, Ankita, whenever you're ready. ओके, नमस्कार। मैं अंकिता आज आप सभी का RKSMB के यानी कि राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत होने वाले वेबिनार सीरीज के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यह हमारा इसी क्रम का 31वां एपिसोड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RKSMB के शुभारंभ 11 जुलाई 2022 को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कोरोना काल में राज्य के स्कूली छात्रों का हुए लर्निंग लॉस या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उनकी पढ़ाई में जो लर्निंग गैप आया है उसकी भरपाई करना। इसके बारे में और अधिक जानेंगे हम आज के अपने गेस्ट से। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इस वेबिनार सीरीज के होस्ट अक्सर हम सबके सराहनीय डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी रहे हैं, तो आज मैं आपके समक्ष क्या कर रही हूँ? क्या डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी ने यह वेबिनार छोड़ दिया है? तो चलिए आपकी जिज्ञासा को और न बढ़ाते हुए मैं आपको आज के अपने गेस्ट से रूबरू करवाती हूँ और यह बताते हुए मैं बेहद खुशी महसूस कर रही हूँ कि जो अब तक के हमारे होस्ट रहे हैं आज वही हमारे समक्ष गेस्ट के रूप में मौजूद हैं। और खुशी की बात यह है कि इसी वेबिनार सीरीज के लिए कल 23 मार्च 2023 को डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी को नेशनल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड हमारे राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में दिया गया है। इसके लिए डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई हो। ज्यादा समय जाया न करते हुए मैं आपका परिचय डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी से करवाना चाहूंगी। नमस्ते सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार अंकिता जी, नमस्कार। मुझे कहीं लग भी नहीं रहा कि मेरा RKSMB के 30 एपिसोड कहीं भी जाया हुए हैं। कम से कम मैंने एक नया होस्ट अंकिता के रूप में तैयार जरूर कर दिया है। और खास बात ये था कि अंकिता जी, जो हमारा वेबिनार का उद्देश्य था वो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होकर के ये साबित करने में सफल हुआ है कि RKSMB के का जो मूल उद्देश्य है रटना नहीं समझना, उसे और उसके लिए हमने जो वेबिनार को है एक माध्यम के रूप में चुना है उसे है वो राष्ट्रीय स्तर पे भी स्वीकार किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हमेशा मैं होस्ट होता हूँ, आज मैं पैनलिस्ट हूँ और होस्ट कर रही हैं अंकिता जी। अंकिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि किस प्रकार से एक जरा सी पहल के रूप में शुरू किया गया है जो वेबिनार था, उसने इतना ऊंचा आकाश है वो तय किया है, उस तक उड़ान है वो कितने ऊपर तक पहुंची है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहना मिली है। और इसके लिए जितने भी साथी लोग हैं जो इससे जुड़ते हैं, जो इसे सुनते हैं और बाद में यूट्यूब पे देखते हैं, वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं है वो बधाई के पात्र हैं। अंकिता जी। जी सर, वैसे तो अरुण सर किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है क्योंकि आप हर फ्राइडे हर शुक्रवार को इसी समय इनसे रूबरू होते हैं। क्योंकि मुझे आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अरुण सर से परिचित करवाना चाहूंगी। तो डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी ने साइकोलॉजी में डॉक्टरेट की है, 4 से अधिक विषय में इन्होंने अपनी मास्टर्स की है। एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर 24 साल से अधिक समय से शिक्षा विभाग में ये कार्यरत रहे हैं और हाल फिलहाल डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर राजस्थान में स्टाफ ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। RKSMB के राज्य स्तर के नोडल प्रभारी भी डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी ही हैं। तो चलिए आज के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा RKSMB का विषय है कि अभी तक का जो हमारा RKSMB का सफर रहा वो क्या था और आगे क्या होगा, और साथ ही हम जानेंगे कि इनके इतने लंबे समय काल का जो इनका एक्सपीरियंस रहा, जो इनके अनुभव रहे, उससे हम लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं और उसे हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अरुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे कि RKSMB के है क्या, इसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है इसकी, और इसकी मूल अवधारणा क्या है?
हाँ, अंकिता जी, लॉस उसका होता है जो कमाया हुआ नहीं होता है, जी सर। आत्मसात नहीं किया हुआ होता है, उसका लॉस होता है। जो हमारा अपना होगा उसका लॉस नहीं होगा, और जो हमारा अपना नहीं होगा, उधार का होगा, उसका लॉस होगा। होता यह है कि हमारा मस्तिष्क है वो रटने की बजाय समझने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। और जी फिर सर। भी जो हमारा उसका इंटरेस्ट है मस्तिष्क का, उसके विपरीत अगर हम चलते हैं और रटने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरल है, लॉस तो होगा ही होगा। बस यही बात को समझने के लिए RKSMB के प्रोग्राम है वो शुरू किया गया कि टीचर्स इस बात को समझें। ये तभी बहुत सारे प्रोग्राम्स आए थे, नेस के सर्वे हुए थे, असर के सर्वे, और बहुत सारे शैक्षिक सर्वे हुए। हर एक में ये बताया जाता है कि 8वीं क्लास का बच्चा भी है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है दूसरी क्लास के। देखिए, आप देखेंगे कि NCF है, वो कहता है कि पहले आपके दूसरी क्लास के बच्चे को है वो कम से कम 2 अंकों की योग आना चाहिए। लेकिन आप ये सोच के आश्चर्य करेंगे, 80% बच्चे हैं वो इसमें सफल नहीं है। छोटे छोटे वाक्य वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि शिक्षक है वो अपना सिलेबस पूरा कराने पे जोर देते हैं। शिक्षक है वो ये कोशिश करते हैं किसी तरह से इसे रट ले। कभी भी कोई भी, आप भी शिक्षक हैं, मैं बताऊंगा चाहूंगा इसको, कि कोई भी विद्यार्थी अगर अपने शब्दों में लिख दिया और उसके शब्द और किताब के शब्द, पाठ्य पुस्तक के शब्द है, वो अक्षरश नहीं मिले, तो भी अंकों को जो है उसमें कंजूसी बरती जाएगी, उसे काट दिया जाएगा, या कहीं कहीं तो एक्सट्रीम ये भी होता है उसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। जी जबकि विद्यार्थी ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त किया है। तो ऐसे कामों के लिए टीचर्स को इस बारे में सजग बनाने के लिए और स्थायी उद्देश्य करने के लिए कि जीवन की जो आगे आने वाली प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता में विद्यार्थी किस तरह से सफल हो, तब सफल होगा जब वो समझेगा। हमारा एक बटन दबाने मात्र से बल्ब जल पाता है। हम ये ढूंढते हैं कि कौन सा बटन है वो जल रहा है, लेकिन क्यों जल रहा है, अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो इसका क्या कारण है, ये जानना है, वो अवश्य है, वो विद्यार्थी के लिए उपयोगी होगा। और बस इन्हीं सब सवालों के जवाब को ढूंढते हुए ये कार्यक्रम शुरू हुआ। शुरू तो कोविड के लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए हुआ था, लेकिन हमारी जो वर्क बुक्स है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। बस रटना होगा खत्म, बच्चा कोई पीछे न छूटे, इन्हीं ही बातों को लेकर के RKSMB के कार्यक्रम है वो शुरू हुआ। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि जो मैंने देखा मुझे याद रहा, सुना कुछ याद रहा, पर जो मैंने किया ता उम्र मेरे साथ चला। यानी क्या कि जो बात। खुद इन्वॉल्व होके जिसमें हम कोई काम करते हैं तो वो ता उम्र हमारे साथ चलती है। अगर हम उसे रटेंगे या कुछ समय के लिए सिर्फ देख के या सुन के करेंगे तो वो चीज हम भूल जाएंगे। तो बच्चे का एक एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है उस चीज में, राइट? बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी सर, तो मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि जो फोर इंफॉर्मेशन आधारित शिक्षा क्या है, इंफॉर्मेशन आधारित जो शिक्षा है वो क्या है? देखिए, साधारण सी बात यह है कि हम लोग है विद्यार्थी को ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई कौन है, कहाँ है, लेकिन उसकी जगह है यदि हम ये बताने की चले कैसे है और क्यों है, तो विद्यार्थी की जिज्ञासा तो शांत होगी होगी। अब अगर किसी पूछ लिया गया कि राजस्थान में कितने जिले हैं, तो सीधी सी बात है, अब वो बताएगा कि 50 जिले हैं। तो पहले 33 थे, हाँ लेकिन ये जी। 33 से 50 क्यों हुए, इसमें क्या परिवर्तन आया, तो वो कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। कहने का अर्थ ये है कि आवश्यकता इस बात की है, इंफॉर्मेशन आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिजिटल युग है, तकनीकी का युग। एक क्लिक पे है पूरी दुनिया है, ग्लोबल विलेज बन गई है। हर जगह की इंफॉर्मेशन कहीं भी मिल सकती है। आप यहाँ बैठे बैठे कैलिफोर्निया की किसी होटल का है वो टिकट बुक कमरा बुक कराना चाहते हैं, आप यहाँ बैठे बैठे करा सकते हैं। कहीं वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे करा सकते हैं। कर्नाटका में है फसल है, उसमें लॉस जो हुआ था उसका कितना पैसा कर्नाटका गवर्नमेंट दे रही है, यहाँ बैठे बैठे पता कर सकते हैं।
ये सब चीजें आसानी से मालूम चल सकती है। इंफॉर्मेशन है वो ऑलवेज अवेलेबल है, बहुत सारे साधन हो गए, लेकिन समझ विकसित करने के लिए तो सही शिक्षक को शिक्षार्थी तक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए और उसे स्थायी ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ये समझाना आवश्यक होगा। और बस यही है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन और स्किल है, ये डेवलप करने की जरूरत है। नॉलेज है वो बेस्ड क्या हो, समझ पे बेस्ड हो, उसका उपयोग हो पाए, स्किल हो पाए, उसके अंदर कोई स्किल डेवलप हो पाए जो जिंदगी भर उसके लिए काम आए। एक साइकिल चलाने सीखने वाला साइकिल को केवल ये जानने वाला कि साइकिल कैसी होती है, साइकिल का चित्र पढ़ सकता है, वो उसके लिए वो ज्ञान उपयोगी नहीं होगा। लेकिन साइकिल बनती कैसे, चलाई कैसे जाती है, उसको चलाने का स्किल उसमें आ गया, ये बहुत जरूरी होता है आपके पास। यानी कि एक शिक्षक एक सूत्रधार के रूप में काम करता है। एक शिक्षक की भूमिका एक सूत्रधार के रूप में होती है, जो बच्चों को हर चीज में इन्वॉल्व करती है। उन्हें जो नए हमारे यहाँ पे कुछ भी इनोवेशंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, उन हर चीज से उनको रूबरू करवाती है। मैं तो ये कहूंगा कि शिक्षक एक ब्रिज के रूप में काम करते। देखिए इस दुनिया में लर्नर है, लर्नेबल है, लर्नर है और उसके साथ में लर्नेबल है, पर दोनों के बीच में ब्रिज का जो काम करता है वो होता है टीचर। अगर टीचर नहीं है तो फिर लर्नेबल कौन से लर्निंग को सीखेगा? तो जी ये जो दोनों के बीच का ब्रिज का काम है वो कौन करता है? वो टीचर करता होता है। जी लर्नेबल क्या है और लर्नर क्या है? लर्नर तो पैदा होते ही ये बच्चा कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है, अगर जी लर्नेबल चारों तरफ वातावरण में होता है तो। पर सीखना क्या है, कैसे सीखा जाएगा और सीखने उसके लिए उपयोगी कौन सा सीखना है? वरना है हर बच्चा है वो जो ऐसे काम करना शुरू करेगा जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। सीखना तो वहां पे भी होता है। तो ये जो रोल अदा करता है, एक गाइड का रोल अदा करता है, एक गार्जियन का रोल अदा करता है, वो एक टीचर करता है। हमारे संस्कृति में तो कहा ही गया कि अगर भगवान और गुरु में से भी पहले किसको स्थान दिया जाए तो गुरु को स्थान दिया जाता है, क्योंकि भगवान के दर्शन के लिए जो राह है वो भी गुरु बताता है, टीचर बताता है। तो टीचर मेरे हिसाब से एक ब्रिज का काम करता है। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ये वेबिनार क्यों आवश्यक है? जो हम ये वेबिनार कर रहे हैं, जो आपने सीरीज चलाई है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है? अब देखिए इस जो पूरा प्रोग्राम हुआ है, सबसे खास बात तो है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है। हम लोग है ये पढ़ाने की प्रणाली में बदलाव कर रहे हैं। हम जी केवल लर्निंग लॉस को नहीं बदल रहे, हम ये कह रहे हैं, देखिए आप आपकी समय नहीं, मेरे समय की बात कर रहा हूँ, आप तो बहुत नहीं है, लेकिन मेरे समय की बात कर रहा हूँ कि हमें पूछा जाता था कितने पहाड़े याद हैं, जी 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 कितनी सर। स्पेलिंग्स याद हैं, ये ज्यादा पूछा जाता था। यानी रट कितने बता सके, हम रटना करते थे। और कहीं अगर कोई एक कड़ी बीच में मिसिंग हो जाती तो अर्थ का अनर्थ हो जाता था, पूरा सेंटेंस है उसका अर्थ है वो बदल जाता था। जी लेकिन सर। लेकिन ये रटने की जो प्रवृत्ति है वो दिमाग पे मस्तिष्क पे अतिरिक्त बोझ डाल रही होती है, क्योंकि उसकी भी तो कैपेसिटी है, स्टोरेज तो लिमिटेड है। तो फिर एनालिटिक जो हमारी इंटेलिजेंस है उसका काम क्यों न लिया जाए, और इसलिए शुरू हुआ RKSMB के। अब जब नया कार्यक्रम शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारे बदलाव होते गए। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग है वो फील्ड तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वाले तो टीचर्स हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले तो पीओज हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले तो हमारे शिक्षा अधिकारी हैं। डायरेक्टेड से या गवर्नमेंट से तो पॉलिसीज बनी, जी जी किताबें बनी SCRT से, पर यहाँ से निकलने वाला जो लेटर है, पत्र है, वो पत्र पहली बात तो आप तक पहुंचा पहुंचा तो देखा नहीं, देखा तो फिर समझा नहीं, और समझ भी लिया तो फिर वो क्रियान्वित नहीं हुआ, तो कौन उन्हें ये बताए अगर कुछ समझ में ना आए? तो ये सोचा गया कि इनके साथ में यदि रूबरू बात की जाए, तो हमने ऐसे गेस्ट को बुलाना शुरू किया और एक फिक्स टाइम हो प्रतिदिन। अगर कोई वहां आए समझे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ पाया किसी कारण से तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन है वो देखे। इसकी प्रेरणा मुझे है कि आपके मेरे ख्याल से पुरानी बात है, आप जब बहुत छोटी बच्ची रही होंगी तब है, वो अमीन सायनी साहब है एक प्रोग्राम लेके आते थे, बिना का गीत माला। कौन सा और वो सर? एक मिनट रिपीट कीजिएगा, कौन सा? बिना का गीत माला, ओके। बिना का गीत माला में वो बहुत अच्छा तरह से पेश करते थे और बॉलीवुड के जो गाने होते थे उनके टॉप गानों का के बारे में बताते थे। तो हर एक समय में उनका फिक्स टाइम होता था,
सिलोन रेडियो होता था उस समय, वहां से वो प्रोग्राम आता था। तो दर्शक श्रोता होते थे, श्रोता है वो इस बात का इंतजार करते थे इस बार है कौन सा गाना टॉप पे आएगा। और पेश करने वाले का जो अंदाज होता था मीन साइनी साहब का, बड़ा लाजवाब होता था। लोग बाग उसका वेट करते थे। तो मैंने ये सोचने की कोशिश की कि एक निश्चित समय हो कि जिसके साथ में मैं है लोगों से गुफ्तगू करूं। गुफ्तगू किससे करूं? तो गुफ्तगू ऐसे लोगों से करूं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या तो इसके महारत नहीं है। तो आपने देखा होगा कि मेरी कुछ वेबिनार है जिसमें है वो ऐसे लोग आए जिन्होंने हमारे आरकेएसएमडी के ऐप को डिजाइन किया। जी जी सर। विनोद जैन साहब आए थे। कुछ जब मैं ऐसे शाला दर्पण के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग आए थे। वर्कबुक बनाने वाले एससीईआरटी के लोग आए थे। फिर जब जब जैसा जैसा परिवर्तन हुआ इस तरह के सामयिक सब्जेक्ट लिए गए और सामयिक गेस्ट लिए गए। जैसे आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, मैं उनसे बात करता था और ये जब बात करता था इस बातचीत का जो निष्कर्ष निकलता था उससे बहुत सारी शंकाओं का समाधान होता था। वेबिनार का उद्देश्य यही है, शंकाओं का समाधान और सुझावों का स्वागत। बस इसको लेकर के मेरा ये कार्यक्रम है। वो सीढ़ी दर सीढ़ी है वो चढ़ता गया और इतना चढ़ा कि भारत सरकार ने के जो है आपके नीपा जो है उसने भी इसको सराहा। और आज 25वां एपिसोड लेकर के मेरी जगह आप यहाँ उपस्थित हैं। जी सर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो पॉलिसीज बनती हैं, कुछ नया इनोवेशन आ रहा है, उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है और ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग की अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए ये बेसिकली वेबिनार चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक तो ये होता है कि सरकार की मंशा है वो सही मंशा फील्ड तक पहुंचे। जो हमने किया है उसका सही संप्रेषण न होता हो अगर फील्ड तक, तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन तो सही कैसे होगा। तो पत्र जो जाता है या कम्युनिकेशन जो जाता है तो वो जाते जाते टीचर्स तक जाते जाते वो किसी और अर्थ में होता है। जी। सरकार की या पत्र जारी करने की जो मंशा नहीं होती। मैं काम करना चाह रहा हूँ, शिक्षक हूँ, लेकिन मुझे इस बारे में जो शंका हो रही है, मुझे जो सवालात मेरे सामने आ रहे हैं या मेरे कोई सुझाव हैं, तो कौन सुने? क्योंकि पॉलिसी है वो सरकार या निदेशालय स्तर पे तय होती है, नीचे के अधिकारियों को तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है और हर एक शिक्षक है उसकी अप्रोच है वो निदेशालय तक है या सरकार तक है वो नहीं हो पाती क्योंकि बीच में बहुत सारे पड़ाव हैं। तो इन पड़ावों को दूर करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में सीधे शिक्षक जुड़ते हैं, सुनते हैं। वो है हमें लिख करके भेजते हैं सवाल अपनी टेक्स्ट बुक से, हमें सुझाव मेल करते हैं। और हमारा अभी जो आज आप कार्यक्रम कर ही रही हैं उसमें आप देखेंगे कि एक सेगमेंट हमारा होता है रेज द हैंड, उसमें हम रूबरू बातचीत करते हैं ऐसे लोगों से। तो बस इस तरह से है, इसकी आवश्यकता थी और ये हमें काम किया, शुरू किया। यानी कि किसी भी काम को शुरुआत करनी, किसी भी काम को शुरू करना तो बहुत ही आसान होता है, पर उस काम को कंटिन्यू करना और उसको एक सफलता के मुकाम तक लेके जाना वो सब नहीं कर पाते, पर वो आपने बखूबी निभाया है और उसी की बदौलत है कि आपको इसको नेशनल लेवल पे इस कार्यक्रम को रिकॉग्निशन मिली है, आपको नेशनल अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको स्वीकार किया गया। जी जी सर। नेशनल लेवल पे कॉन्सेप्ट को दो तरह से स्वीकार किया। एक तो स्वीकार किया कि हमने जो रटना छोड़ करके और समझने की अवधारणा को है वो हमारी पेडागोजी में शामिल किया है। सब बच्चा आगे बढ़ेंगे, कोई बच्चा पीछे नहीं छोड़ेगा। इस जो हमारे उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़े, इसको नेशनल लेवल पे स्वीकार्यता मिली है। और दूसरी स्वीकार्यता कि टीचर्स के साथ में जुड़ने के लिए अगर कोई तय किया जाए कार्यक्रम और उसको नियमित रूप से है वो उसके साथ में डेडिकेट होकर के है वो काम किया जाए तो वो सफल हो सकता है। इसे भी कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया वहां पे। मैं जरा सी बात आपको कहना चाहूंगा कि ये जो नेशनल अवार्ड जो जिसकी बात आप बार बार कर रही हैं, ये वहां पे दो तरह के अवार्ड हैं। एक है अवार्ड, नेशनल अवार्ड, और एक है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। जी दोनों डिफरेंट कैटेगरी है। अवार्ड का मतलब है कि आपने जो नवाचार किया है, इनोवेशन किया है, बेस्ट प्रैक्टिस की है, वो स्वीकार की गई है। और दूसरा है जिसमें यह है कि आपने अच्छा काम किया है, हम लोग आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं आपके काम को।
जी सर। स्वीकार्यता नहीं स्वीकार्यता के बारे में अभी वो नहीं। तो हमारा जो वेबिनार है वो अवार्ड की श्रेणी में आया है। ये हमारे लिए थोड़ी और ज्यादा है, जिसको गर्व की बात हम कह सकते हैं। जी सर। और इस कार्यक्रम की सफलता तो हम इसी चीज से देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हम आज करते करते आज हमारा ये 31वां एपिसोड है, और जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ रहे हैं। टीचर्स में इस कॉन्सेप्ट को लेके, आरकेएसएमबी को लेके समझ विकसित हो रही है। यही मूल रूप से हमारी सफलता है इस कार्यक्रम की। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कह रही हैं आप। जी सर। तो अब मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि जो लोकाचारी में अनेक प्रोग्राम चलते हैं, तो लोग आपका ही वेबिनार क्यों देखें? बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि ये पहली बात तो ये मेरा वेबिनार नहीं है, जी अंकिता जी का भी वेबिनार है, जी तमाम शिक्षकों का वेबिनार है। और टीचर्स अभी आप थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि बहुत सारे हैंड रेज होंगे, उन सब का प्रोग्राम है, सुनने वालों का प्रोग्राम है, देखने वालों का प्रोग्राम है। और जो लाइव देखने से चूक जाते हैं वो लोग हैं यूट्यूब पे जाकर के हमारे हैं, वो देख लेते हैं, उनका भी प्रोग्राम है। और जो नहीं भी देखते और किसी और के सहारे इसकी सूचना को प्राप्त करते हैं, वो कहते हैं अंकिता जी आपने है वो अब इस बार वाला वेबिनार देखा क्या, इस बार क्या खास था। तब आप बताती हैं उन्हें कि इस बार बताया गया था कि हमें जो स्कोरिंग करनी है इंटरनल मार्क्स की, उसमें हमें आरकेएसएमबीके के इंटरनल मार्क्स करने के लिए 22 तारीख तक 23 तारीख तक है, वो दोबारा बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। शाला दर्पण पे ये मॉड्यूल लाइव है। तो ये सूचना जो आप तक देती है, उनका भी वेबिनार है। वेबिनार ये मेरा अकेले का नहीं, सबका वेबिनार। और देखे क्यों लोग, ना देखे पर जाने, समझें। और खास बात यह है कि ये इसमें जो हम कह रहे हैं उसको अपने जीवन में पढ़ाने में लागू करें और देखें। अगर मैं कहूंगा, क्योंकि आपका और मेरा प्रोग्राम है, तो मैं कहूंगा देखें इसलिए कि आपका ये प्रोग्राम है, आप इससे जुड़े हुए हैं। लोकाचार में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे होंगे, लेकिन लगातार हर सप्ताह होने वाला शिक्षा विभाग में इस तरह का ऑनलाइन प्रोग्राम है, अभी तक मेरी नज़र में कोई और नहीं है। बहुत सारे वेबिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, लेकिन तय समय पे तयशुदा है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोग्राम है, वो टूटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, ये रेगुलर रहता है, अनएवॉइडेबल, अनब्रेकेबल। ये जो कार्यक्रम है वो और मिस भी नहीं करना चाहते हैं लोग। जी सर। इसलिए लोग बाग हमारा जो वेबिनार है वो देखें, इसी अपना वेबिनार देखें। हाँ जी, अपने वेबिनार में सर, इसी की कड़ी में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप हर फ्राइडे इस वेबिनार को लेते हैं, इस क्रम में आप आगे बढ़ते हैं, तो क्या कभी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है जब आप इस वेबिनार को अटेंड करने में सक्षम नहीं रहे हो, फिर भी आपने अपने दूसरे काम को प्रायोरिटी ना देके इसी काम को प्रायोरिटी दी? ऐसा कुछ आपका अनुभव कभी रहा है तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। आज आज अभी आप देख रहे हैं मेरे घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम है पूजा पाठ का, लेकिन मैंने, बाकी सब मेरे गेस्ट बाहर बैठे हैं, मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरी प्रायोरिटी को बताता है कि किस तरह से वेबिनार है वो प्रायोरिटी है। इसके अलावा है, एक बार मैं है वो विजिट पे गया हुआ था, जहाँ पे हमारे एग्जाम चल रहे थे, आरकेएसएमबीके के आंकलन फर्स्ट चल रहा था, और मैं टोंक और जयपुर के विजिट में था। मैं है समय निकाल करके, जो मेरा फिक्स समय आया जुमे का, शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में, तो मैंने सर्किट हाउस में बैठ करके अपना लैपटॉप खोला और नेट कनेक्ट किया और शुरू किया। और ये 31 पूरे सप्ताह एक भी ब्रेक लेने के प्रयास नहीं किया, और लगातार चलता आ रहा है। और ईश्वर करेगा कि और चलेगा। और मेरी सफलता तो तब होगी जब हमारा शिक्षक है वो किसी को भी कोई चीज बच्चे को रटाने की कोशिश नहीं करेगा, हाँ वो खुद समझेगा और समझाने के लिए प्रयास करेगा। आप इसी दृढ़ निश्चय के साथ अगर हमें सिखाएंगे, हमें हमारे साथ अपने अनुभव साझा करेंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो जरूर शिक्षक भी इससे सीखने का प्रयास करेंगे। तो सर, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आपके वेबिनार में हर बार एक अलग नए सब्जेक्ट एक्सपर्ट, नए पैनलिस्ट होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पैनलिस्ट कौन होते हैं और इनका चुनाव कैसे होता है? खास बात तो ये है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है,
वैसे इसमें बहुत सारे हम इनोवेशन करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने है वो शाला दर्पण का सहारा लिया, टीचर का बोझ कम करने के लिए हमने है वो RKSMB के ऐप बनाया। अब देख रहे हैं एक पैनल के रूप में हमारे, एक जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है विनोद जैन साहब हैं, जो सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर हैं NIC में, जिनके द्वारा है वो आपकी शाला दर्पण डिजाइन तो किया ही किया, साथ साथ में जिन्होंने है वो डिजाइन किया हुआ है आपने RKSMB के ऐप, जो शिक्षकों का सारथी है, शिक्षकों का कहते हैं कि मैं कहता हूँ असिस्टेंट है, फिलोसफर है, गाइड है। तो जब जरूरत पड़ी टीचर्स को कि कैसे डाउनलोड किया जाए, कैसे अपलोड किया जाए, क्या परेशानी आ रही है, तो मुझे आवश्यकता थी ऐसे आदमी की, ऐसे गेस्ट की जो इसके बारे में जानता हो, जिसने इसको बनाया हुआ। मैंने विनोद जैन साहब को कॉल किया। दूसरे स्क्रीन में देख रहे हैं आप, यहाँ पे हैं जो ISC के हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग पे काम करते हैं, वो जानते हैं टीचर साइकोलॉजी को कि किस प्रकार से जो टीचर है उसको ट्रेनिंग में कौन सी चीज देनी चाहिए। हम लोग है वो पेडागोजिकल चेंज कर रहे हैं, वो चेंज टीचर्स के लिए कैसे एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए हमने डॉक्टर राम गोपाल शर्मा को बुलाया। आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे हैं वो तुलिका दानी जो शाला दर्पण की हैं स्पेशलिस्ट, उनको बुलाया। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को हमने कॉल किया, और उस समय जब जब सामयिक होता है और तब तब सामयिक गेस्ट को बुलाया जाता है। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे एपिसोड ऐसे किए थे जिसमें मेरे ख्याल से एक में आप भी गेस्ट के रूप में थी। वहाँ हमें ये था कि पढ़ाते समय हम लोग हमारे पेडागोजी में किस प्रकार से चेंज करें। मुझे याद आ रहा है कि जब आपके साथ में बात हुई थी तो आपने बोला था कि एक्सेंट जो होता है बच्चे का वो छोटेपन में ही शुरू होता है। कैसे बोला जाता है, ए बोलते हैं हम लोग, तो इस तरह से जो खास चीजें होती है, तो अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स को बुलाया गया है, जबकि हम लोगों को टीचर्स को पढ़ाने के तरीके में बदलाव किया। तो इस तरह से हर बार ऐसे को सेलेक्ट किया जाता है जो कि उस समय के लिए शिक्षकों के लिए उपयोगी हो, हमारे कार्यक्रम की अवधारणा को सही तरीके से रिप्रेजेंटेड करे। और केवल इसलिए नहीं, उनके साथ में जो मेरी बातचीत होती है उस बातचीत से निकाल के ये आता है, जो रिफ्लेक्ट ये होता है वो बाकी टीचर्स के लिए उपयोगी हो। बस यही तरीका होता है कि मैं किन गेस्ट को किन गेस्ट को है वो आमंत्रित करता हूँ। मेरे कभी भी ये नहीं रहा कि किस पद का व्यक्ति आएगा। मेरे यहाँ गेस्ट में जैसे मैंने बताया सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर आए हैं, तो मेरे में है ग्रेड 1 के टीचर भी आए हैं, क्योंकि असल में वो पढ़ा रहे हैं। मेरे में प्रोग्राम में DO भी आए हैं जिन्होंने संगीत से गीत गा करके सुनाए हैं इसी कार्यक्रम में, और उन्होंने बताया कि संगीत से कैसे किस प्रकार से है बच्चों के मन का जो है भय दूर किया जा सकता है, उनके साथ में है वो साइको सोशल कनेक्शन बनाया जा सकता है, किस प्रकार से है बच्चों को भय मुक्त और आनंददायी शिक्षा दी जा सकती है। तो इस तरह से सामयिक विषय होते हैं और सामयिक ही हमारे गेस्ट होते हैं पिताजी। जी सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर मेरे को एक और जिज्ञासा हो रही है जो मैं जानना चाहती हूँ कि जो मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल जो हमारी टीचिंग है, क्या वो RKSMB इसी का निवारण करता है, इसी का सोल्यूशन हमें देता है? देखिए आप, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि RT है, राइट टू एजुकेशन लागू किया गया। राइट टू एजुकेशन पूरे भारत भर में एक साथ लागू किया गया, सब जगह एक तरह का क्लास 1 और 2 बच्चों की संख्या के आधार में मिनिमम टीचर्स 2 डिप्लॉयड किए जाते हैं प्राइमरी स्कूल्स में। प्राइमरी स्कूल्स में कुल टीचर क्लास ग्रेड की संख्या होती है 5, और एक ही क्लास ग्रेड में बच्चे, क्लास ग्रेड तो 5 हो सकते हैं, लेकिन उनका लर्निंग ग्रेड है हो सकता है कि दूसरी क्लास का ही हो, पहली क्लास का ही हो, तीसरी क्लास का हो। एक ही क्लास के जो बच्चे हैं वो अलग अलग लर्निंग ग्रेड के लोग होते हैं, लर्निंग लेवल के होते हैं, पर एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो हमारे पास में क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक सेट हो गया। वो सेट है जो क्लास लेवल पे भी डिफरेंशिएट है, तो साथ ही साथ लर्निंग ग्रेड के रूप में भी डिफरेंशिएट है। तो हम भले ही एक क्लास 5वीं क्लास बोल गए, लेकिन उस 5वीं क्लास में तीसरी क्लास का बच्चा लर्निंग लेवल के अनुसार, तीसरी का बच्चा भी बैठा है, चौथी का बच्चा भी बैठा है, 5वीं का बच्चा भी हो सकता है बैठा है। तो इस तरह से डिफरेंट लर्निंग ग्रेड के बच्चे जब एक साथ बैठ करके एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो अलग अलग क्लास ग्रेड के लोग जिनको हम लोग लर्निंग ग्रेड के रूप में बराबर लाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं साथ बैठ सकते। हमारा इसका टारगेट यही था कि आपने देखा होगा
कि सबसे पहले है बेसलाइन असेसमेंट के आधार पे ग्रुप्स बनाए गए, और हाँ ग्रुप है वो इस बात पे थे कि बच्चों को है वो उस क्लास में आने पे उस क्लास ग्रेड के लर्निंग लेवल पे उस क्लास लर्निंग ग्रेड के हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमको कौन कौन सी दक्षताएं कॉम्पिटेंसी है उसके बारे में उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से समान कॉम्पिटेंसी को पढ़ने के लिए जो बच्चे है हम लोगों ने चिन्हित किए गए, हो सकता है कि उनका क्लास ग्रेड चौथी हो सकता है कि तीसरी हो सकता है कि दूसरी हो, लेकिन कॉम्पिटेंसी जो उन्होंने पढ़ाई जानी है समझाई जानी है वो एक ग्रेड है। तो फर्क यही है कि हमें क्लास ग्रेड न बात करके केवल लर्निंग ग्रेड की बात करें। जी सर, जी सर, बिल्कुल। वेबिनार को सर मुझे ये पूछना था कि वेबिनार को जो नवाचार और नवयुग की जो तकनीकें हैं उनसे जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, खास बात तो यह है कि हमारा जो एक प्रोग्राम है वो लाइव होता है, न केवल आपके यूट्यूब पे, साथ साथ में जूम पर भी। तो जो लाइव प्लेटफॉर्म है उन पे एक साथ लाइव होता है दोनों प्लेटफॉर्म पे, और दोनों स्ट्रीमिंग एक साथ साथ चलती है। तो जो लोग जूम पे देखते हैं वो जूम पे देख सकते हैं, जो दूसरों पे देखते हैं उस पे देख सकते हैं। हमने हमारे प्रोग्राम में कुछ शॉर्ट जो है वो क्लिप्स भी दिखाई है, इस तरह से भी दिखाया जाता है। पुराने जो हमारे किए हुए कामों को भी दिखाते हैं, कई बार हम लोग छोटा मोटा प्रेजेंटेशन भी इसमें करते हैं। पर इसको सहज बनाने का हमारा प्रयास रहता है, जो सीधा सीधा है वो भी शिक्षकों को समझ में आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। हम जो समझाना चाह रहे हैं वही कि रटना नहीं समझना है। तो हमारा प्रोग्राम भी ऐसा हो कि बच्चा है सॉरी शिक्षक है वो आसानी से समझ पाए। खास बात ये होती है अंकिता जी। जी, तो ये तो हमारे यहाँ पहला पड़ाव पूरा होता है, अब हम उसके दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं। तो सर मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जो वेबिनार में भागीदारी कैसे कर सकते हैं, वेबिनार में भागीदार कैसे बन सकते हैं हम? वेबिनार में भागीदार बनने के लिए खास बात यह है कि हमारे इस कार्यक्रम में रेंज द हैंड है, एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर है आप लोग हाथ खड़ा करते हैं, अपना हैंड रीच करते हैं। हैंड रीच करने पर हम लोग है वो उनमें मौका देते हैं, उनमें से कुछ लोगों को, और उनके साथ में हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने अगर अच्छा काम किया हुआ है तो अपनी है वो लेटर सॉरी अपना मैसेज है इस पर डालिए, हम आपके काम को देखेंगे और अगर होगा तो आप तक को जरूर हम लोग शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं, आप स्वयं इसमें शामिल हुई हैं, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो जैसे जैसे भागीदार है वो अपने क्षेत्र में जिनसे बात किया जाना बाकी लोगों के लिए उपयोगी हो, वो हमारे यहाँ पे भागीदार बनते हैं। जी सर। और ये आपका वेबिनार से लेके अवार्ड तक का आपका सफर कैसा रहा, आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अ, सफर तो बहुत लंबा है, और ये अवार्ड के लिए था ही नहीं, न अवार्ड के लिए है, क्योंकि अवार्ड की घोषणा हो चुकी है। यद्यपि 23 तारीख को जो आपने बताया था कि 23 तारीख को है, वो 23 तारीख को हमारे जो मंत्री महोदय है वो कहीं प्रवास पे थे, इस कारण से 23 तारीख को ये प्रोग्राम नहीं हो पाया। उसके लिए नई डेट आएगी। पर हाँ, मतलब ऑफिशियली है वो कम्युनिकेट हमें हो गया, सरकार के द्वारा जो लेटर है इस प्रोग्राम में दिखाया भी गया है। ये है। और खास बात यह है कि इस सफर में हर एक जो सीढ़ी चढ़ता गया, हर एक नए मील के पत्थर में मुझे है वो नए अनुभव मिले, और मुझे इस बात की बहुत अच्छी मिले, मुझे बहुत सारे पैनलिस्ट के रूप में अच्छे लोग मिले। बहुत जी सारे मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हैंड रेज के करके है मुझसे बात की, और मैंने उन्हें अगली बार में पैनलिस्ट के रूप में सेलेक्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि इनसे बात करना है बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकता है। 2 मिनट की जो बात की है वो पूरे 1 घंटे की बातचीत हो सकती है। तो ऐसे हमने जो लोग हमारे साथ में जुड़े थे, जिन्होंने मैसेजेस किए थे लाइव वेबिनार के जरिए, उन लोगों को भी कॉल किया। तो मेरा सफर है बड़ा सुहाना सफर है, और सफर है खास बात ये सफल है क्योंकि मैं आपसे बताऊं कि पहला जो हमारा RKSMBK का आकलन हुआ था, उससे जो दूसरा आकलन हुआ था, अगर ग्रेड की बात करें तो सभी ग्रेड में मिलाकर के हिंदी विषय में लगभग 13 से 14% है, वो उसमें वृद्धि हुई है, लोगों को है ज्यादा आना समझ में आया, और परिणाम में ज्यादा सफल हुआ है। जी सर। सर एक चीज मुझे और पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि जो ये RKSMB जब हम ऐप यूज करते हैं तो इसके अंदर हमें हर डे काम करने पे कुछ कॉइन्स मिलते हैं, बिल्कुल। तो इन कॉइन्स की क्या इंपॉर्टेंस है?
कॉइन्स की तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है। आजकल सिक्के हैं अंकिता जी, खनकते हैं, और खनकना है वो अच्छा लगता है। आप में अगर कुछ होगा तो फिर खनकेगा जरूर। ये तो जरा जस्ट किडिंग विद यू। बाकी होता ये है कि एक तरह से है, हम लोग है प्रोत्साहन दे रहे होते हैं शिक्षकों को। आपको ये पर डे का काम दिया, आप इस काम को पूरा करिए ऐप, और ऐप बदले में आपको सिक्के देंगी। वो सिक्के मेडल के रूप में भी होंगे, और अगर आपने पूरा एक कॉन्सेप्ट का काम पूरा किया, पूरी एक एक्टिविटी पूरी की है, तो आपको डायरेक्ट आपका सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसको आप अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं, और एक अच्छा लगता है। देखिए, आपने सुबह ये प्रोग्राम है वो आज आप होस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि मुझे है वो नेशनल अवार्ड के रूप में मेरे वेबिनार को, हमारे वेबिनार को, अपने वेबिनार को है वो चयन किया गया, अप्रिसिएशन मिला। तो बस सिक्के है, ये समझिए कि अप्रिसिएशन का ही एक पार्ट है जिसके कारण से किया जाता है। ओके सर, तो इस वेबिनार सीरीज का जो हमारा आगे का उद्देश्य होगा वो क्या होगा? अभी तक का सफर तो हमने बहुत अच्छे से तय किया, तो इसका आगे का क्या उद्देश्य रहेगा? आगे का उद्देश्य ये है कि ये कार्यक्रम है इस बार के बजट में फिर आगे भी बढ़ाया गया है। हमने किताबें जो है, आपने पहली और दूसरी की किताबें हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाई है, और उसमें दक्षताएं गतिविधियों को शामिल कर लिया गया है। तो बस यही हमारा उद्देश्य है कि आगे भी हम लोग है वो इसको करते रहे, चलाते रहे, जिससे कि इस कार्यक्रम है उसके बारे में तमाम प्रकार के जो नवाचार होते रहेंगे, नवीन गतिविधियां, नए निर्देश आएंगे, वो शिक्षकों के साथ है वो सही तरीके से पहुंच पाए, शिक्षकों के सवालों का जवाब दे सके, उनकी शंकाओं का समाधान देते रहें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो आगे से उसमें रहेगा। सर, ये वेबिनार आपने जिस उद्देश्य से शुरुआत की थी इस वेबिनार की, तो क्या ये अपने उस उद्देश्य तक पहुंच पाए? आपके हिसाब से ये कितना कारगर साबित हुआ है? देखिए, कोई भी कार्य जिस उद्देश्य के साथ में पूरा कर शुरू करते हैं, हो सकता है कि वो उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। सफल लंबा होता है, पर जी अगर सर। एक भी कदम आगे बढ़ जाता है, तो हम लोग सफलता को कम करके नहीं आते। जब एक कदम बढ़ता है तो दूसरे कदम की और दूसरा बढ़ाया जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि अभी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन सफल इसलिए है कि हमने, हाँ जरूर है, हमारे कदमों को हिलाया है, आगे बढ़ाया है, कुछ दूर हम लोग आगे चले हैं और मंजिल तक भी पहुंचेंगे। जी सर। सर, इसके अंदर मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जैसे पहले क्या होता था, शिक्षकों को हर चीज के लिए प्लानिंग करनी होती थी, एक्टिविटीज खुद से प्रिपेयर करनी होती थी। तो क्या आरकेएसएमबी के आपके अंदर ऐसा है कि क्या टीचर्स को प्री प्लान एक्टिविटीज मिलती हैं? क्या ये जो हमारी वर्क बुक्स हैं, जो कि जैसे कि कक्षा 3 के लिए हमारी वर्क बुक है पहल, कक्षा 4 और 5 के लिए है प्रयास, ऐसे ही कक्षा 6 और 7 के लिए है प्रवाह, और कक्षा 8 के लिए है प्रखर, तो क्या ये इनका समन्वय इस ऐप से है? क्या इनके कोऑर्डिनेशन में ये ऐप बनाई गई है? देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि टीचर्स को अपनी एक्टिविटी खुद अगर वो बनाता है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। जी। शिक्षक को अपनी एक्टिविटी खुद बनानी चाहिए। जी पर सर। पर मैंने आपको जैसे बताया कि मानसिकता ये हो रखी है कि किस तरह से सिलेबस को पूरा कराना है, उस मानसिकता को बदलने की शुरुआत की है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अगर इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाया जाए, दक्षता कैसे दी जाए बच्चे को, उसके लिए कोई गतिविधि कराई जाए, तो कैसे कराई जाए। तो इसमें हम लोगों ने आपस में कई चीजों के साथ में आपस में इंटरलिंक किया है, सिंक्रोनाइज किया है। वर्कबुक, टेक्स्ट बुक, हमारी जो अध्ययन सामग्री ऐप पर है, हमारी अध्ययन सामग्री यूट्यूब पे है, ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। होता यह है कि आप किसी भी एक कहानी से, मान लीजिए आप है किसी एक कहानी से है वो क्रिया विशेषण, हिंदी में क्रिया विशेषण समझाना चाह रहे हैं, जी। हो सकता है कि किसी और स्टेट में वही क्रिया विशेषण किसी और कहानी से पढ़ाया जा रहा हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कहानी से पढ़ाना चाह रहे हैं। खास बात यह है कि आप क्रिया विशेषण को विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, ये खास बात है। जी सर। सर, आप, मैं चाहूंगी कि आप जो हमारे जो दर्शक या जो हमारे शिक्षक साथी जो हमसे जुड़े हैं या जो बाद में इस रिकॉर्डेड सेशन को देखेंगे, तो उनके लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
मैं ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक का पेशा है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पेशा है। आप किसी भी अन्य पेशे में बात करिए, मैं आप डॉक्टर की बात करता हूँ, मैं ये ना कहूँगा कि कोई भी पेशा खराब होता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ अपने आप के पेशे को ज़्यादा श्रेष्ठ कैसे है वो बताने के लिए। तो आपको वहाँ पे दर्द मिलेगा, तकलीफें मिलेगी, रोते हुए लोग मिलेंगे, कराहते हुए लोग मिलेंगे। हो सकता है आप उनका इलाज कर दें, लाइक मुस्कान लौटा दें, पर आपको फेस करना पड़ेगा। दिन की शुरुआत जो आपकी होगी वो दर्द से होगी, कराह से होगी, रोग से होगी, बीमारी से होगी। आप पुलिस के व्यक्ति हैं, आपको अपराध को देखना पड़ेगा, आपको है व्यभिचार को देखना पड़ेगा, आपको है वो क्राइम को देखना पड़ेगा, आपको है धोखाधड़ी को देखना पड़ेगा। आप न्यायाधीश भी हैं तो भी आपको है बहुत सारे है ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो कि ऐसे सही लोग नहीं होंगे, जिनका निर्णय आपको करना है। कोई वादी होगा, प्रतिवादी होगा, किसी को सजा देनी पड़ेगी, कोई तो सजा याफ्ता होगा। तो तमाम तरह के है पेशे, उनमें है आपको ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप जब टीचर स्कूल में शिक्षक हैं और आप जाएंगे अपने विद्यालय में, तो आपको है वो ईश्वर के दर्शन होंगे बच्चों की मुस्कान में। आपको हंसते खिलाते खिलखिलाते हुए लड़के लड़कियां मिलेगी, बालक बालिकाएं मिलेगी। तो कितना अच्छा होगा कि आप उनके साथ में है वो आनंद से रहें। तो आपके विद्यालय में प्रवेश के साथ ही आपके बच्चों के, आपके विद्यार्थियों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो है शिक्षक होना सफल है। अध्ययन अध्यापन का दौर तो उसके बाद में शुरू होता है, लेकिन उसके बाद में भी जिस उद्देश्य के लिए आपको लगाया गया है वो आप ईमानदारी से करते जाएं, तो मेरे ख्याल से आपका शिक्षक होना वो सार्थक हो पाएगा। जी जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। स्कूल में अक्सर यह देखा जाता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की गोद से जब पहली बार स्कूल में आते हैं तो वो बहुत रोते हुए आते हैं, पर वो हर टीचर के पास में नहीं जाते, और जिस टीचर से उसको लगता है कि भाई मुझे वो वार्मथ मिल रही है, वो मुझे अंकिता जी प्यार। अंकिता जी प्लीज आप कैरी ऑन करना, मैं एक सेकंड है ना, एक थोड़ा सा कॉल आ रहा है, मैं ले लेता जी जी हूँ, आप सर। कैरी ऑन करना। जी सर। तो जैसा कि मैं अपने शिक्षक साथियों को आरकेएसएमबी के ऐप के बारे में, जैसे सर से हम रूबरू हुए, सर ने हमें इसके बारे में बताया। तो इस ऐप का जो मुख्य हमारा जो लक्ष्य रहा है अभी तक, वो रहा है सभी विद्यार्थी हैं जो अपनी कक्षा स्तर की दक्षताओं में सक्षम हो, यानी कि क्लास में कोई भी बच्चा पीछे ना रहे। इस ऐप के अंदर क्या है कि ग्रुपिंग्स होती हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। वो ग्रुप किस बेसिस पे बनते हैं? वो ग्रुप बनते हैं कि जैसे जो बच्चा काम कर रहा है क्लास में, तो कोई बच्चा है एट ग्रेड और कोई बच्चा है बिहाइंड ग्रेड, यानी कि इस ऐप के द्वारा हम एट ग्रेड और बिहाइंड ग्रेड दोनों तरह के ग्रुप्स के बच्चों को लेकर साथ में लेकर चलते हैं। उनका एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण हम इस ऐप के द्वारा कर रहे हैं। और इस ऐप में क्या हो रहा है कि हमें कुछ वीडियो, यूट्यूब वीडियोस के लिंक साथ में मिल रहे हैं। हमें इसे रेगुलर, हम इसे जब यूज करते हैं तो हमें क्लास में किसी टॉपिक को जो हमें खुद भी अगर सपोज क्लियर नहीं है या हमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो हम उसके माध्यम से बहुत अच्छे से अपने बच्चों को लाभान्वित करवा सकते हैं। या फिर अगर मैं आरकेएसएमबी के बारे में और बात करूं, तो इसमें क्या है कि हर रोज का आपने जैसे देखा होगा, आप शिक्षक साथी जो इसे यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि पर डे आप एक लिमिटेड काम ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज एक काम किया, आज एक साथ आपने 4-5 काम कर लिए, ऐसा नहीं होता। एक काम किया, एक काम करने के बाद में नीचे एक लाइन आती है जो आपने 20, 40 या 60 सिक्के जितने भी आपने एक दिन के अर्जित किए, तो उसके बाद में आता है कि अब यह कार्य आप कल कर सकते हैं। वो क्यों है, ऐसा क्यों आता है? वो इसलिए आता है ताकि हमारे बच्चे एक दक्षता में सफल हो, एक दक्षता में परिपूर्ण हो, इसीलिए। तो अरुण जी, मैं आपका फिर से स्वागत करूंगी। अंकिता जी आपने देखा होगा कि मैं अपने किस तरह से अपने बिजी शेड्यूल्स में है वो वेबिनार को है वो बहुत ज्यादा महत्व देता हूँ। और इसके बीच में मेरे छोटे मोटे इस तरह के जो है वो रुकावट है, रुकावट के लिए खेद है। आपको पता नहीं, पहले दूरदर्शन आता था, उस समय शायद आप लोग दूरदर्शन के जमाने के नहीं है, तब कई बार बीच में आता था। ये रुकावट के लिए खेद है, तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। मेरे पास में बार बार है कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट जगह से कॉल आ रहा था, तो मुझे कॉल लेना अपना माफी चाह रहा हूँ। पर हाँ, फिर भी खास बात जो आप मेरे से पूछ रही थी वो ये थी कि मेरा शिक्षकों के लिए क्या संदेश है, तो मैंने
बताया आपको कि हमारा जो शिक्षक होना है वो अपने आप में ईश्वर का संदेश है हमारे लिए कि हमें उसने इस सर्वश्रेष्ठ पेशे के लिए चुना है। जी जी सर। सर मेरा आखिरी सवाल आज के लिए आपसे कि जो RKSMB के है ये कुछ चरणों में विभाजित है, तो आप एक बार इसके बारे में थोड़ा इलेबोरेट करेंगे कि इसके कितने चरण हैं, कैसे हैं और अब कौन सा चरण चल रहा है और उसके लिए आप शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो शिक्षक कैसे भली मतलब अच्छी तरीके से उसे कंप्लीट करें। चरण का मतलब अगर आप RKSMB के ऐप के चरण के बारे में बात कर रही हैं? जी जी सर। सर जी यहाँ पे मैम पूछना चाह रहे हैं RKSMB के 3 जो टेस्ट होने वाले, पार्डन? जो टेस्ट होने वाला है, जो RKSMB के अच्छा 3। अच्छा, हाँ, RKSMB के आंकलन है वो 3 आंकलन हुए। देखिए ऐसा है, वैसे तो RKSMB के में जो परीक्षा है उसकी जगह हम लोग आंकलन का नाम देते हैं, असेसमेंट का नाम देते हैं। असेसमेंट है वो कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर है वो एक तरीके से हो, क्योंकि होता ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है कि परीक्षा के नाम पर है तो उसमें है वो कहीं ना कहीं है वो मानसिक है, तो थोड़ा बहुत है वो तनाव है वो उत्पन्न हो जाता है। आप देखना है कि समय में जो परिवर्तन हो रहा है उसके तहत में है वो लोगों में स्ट्रेस है, इवन बच्चों में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बढ़ती जा रही है। तो बस इसकी जगह आकलन लिया गया। वर्कबुक में है, आप देख रहे हैं सबसे पहले बेसलाइन हुआ, उसके बाद में हर सप्ताह में फॉर्मेटिव एक असेसमेंट है वो होता है। और 3 है जो RKSMB के आकलन होते हैं। RKSMB के का आकलन 1, आकलन 2 और आकलन 3। आकलन फर्स्ट हो चुका है गणित, अंग्रेजी और हिंदी का, और उसके बाद में PTM होकर के हमने होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड साझा किया बच्चों के साथ में और अभिभावकों के साथ में। उनमें हमने स्टार दिए थे। स्टार इसलिए दिए थे कि उससे आसानी से समझ में आया, आसानी से समझ में आया कि इस गतिविधि में, इस दक्षता में विद्यार्थी है वो निपुणता प्राप्त कर चुका है, इसमें अभी भी संघर्ष कर रहा है और इसमें अभी उसने शुरुआत नहीं की है। और इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। तो फिर असेसमेंट सेकंड हुआ। सेकंड में भी असेसमेंट फर्स्ट की कुछ ऐसी दक्षताओं को शामिल किया गया जिनमें अधिकतर बच्चे संघर्ष कर रहे थे, और उसका कारण था कि हमारा उद्देश्य यही है कि हर दक्षता में विद्यार्थी है वो परिपूर्ण हो जाए, खास बात। और अब हमारा जो तीसरा है वो 17 से 20 अप्रैल के बीच में होने वाला है। ये हमारा तीसरा आकलन होगा। ये 3 आकलन हमारे होने वाले हैं और उसका परिणाम भी है वो शीघ्र ही आप बाकी के साथ में साझा होगा शिक्षकों के साथ में उनके ऐप पर, और उसके आधार पर हम लोग है जो उनके लिए रेमेडियल के लिए हमारा जो काम है वो कंटिन्यू करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि हम जानते हैं कि आपका इतना लंबे समय का एक्सपीरियंस रहा है, आपने शिक्षा के क्षेत्र में पीढ़ियों को बदलते देखा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अनुभव और एक्सपीरियंस जो भी रहे होंगे बहुत ही अनूठे और गहन रहे होंगे। और मैं ये आशा करती हूँ कि जो हमारे शिक्षक साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं या फिर जो इसे बाद में सुनने वाले हैं, वो जरूर आपके इन अनुभवों से, आपके इस एक्सपीरियंस से लाभान्वित होंगे। और इसी कड़ी के तहत अब आखिरी के 10 मिनट में, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी शिक्षक साथी जो हमसे जुड़े हैं, तो या उनकी कोई भी शंका है या कोई भी सवाल है जिसका निवारण हम कर सकते हैं, अगर वो पूछना चाहते हैं तो वो अपना हैंड रेस करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जी सबसे पहले तो हेमंत कुमार शर्मा जी ने आपके हमारे वेबिनार के लिए कुछ लिखा है, तो अंकिता जी अगर आप पढ़ पाए उसमें क्वेश्चन आंसर में कि मेरी आवाज जनरली रिकॉर्ड नहीं होती है, तो एक सेकंड सर, मैं अभी देखती हूँ। तो श्रीमान जी RKSMB के कार्यक्रम जो कि ऐप पर आधारित है, वे शिक्षकों व विद्यालयों के लिए बहुत ही सार्थक व दक्षता आधारित कार्य का को समझ के साथ सफलतापूर्वक कार्य करने में लक्ष्य प्राप्ति में अच्छा प्रयास है। जी जी जी, एक बार दोबारा पढ़ेंगे आप? मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी। हेमंत कुमार शर्मा जी ने लिखा है कि श्रीमान जी, RKSMB के कार्यक्रम जो कि ऐप पर आधारित है, शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सार्थक व दक्षता आधारित कार्य को समझ के साथ सफलतापूर्वक कार्य करने में लक्ष्य प्राप्ति में अच्छा प्रयास है। थैंक यू सो मच हेमंत जी। अंकिता जी, मैं इस पे थोड़ी सी बात आपके साथ से जोड़ना चाहूंगा कि हेमंत जी जो कह रहे हैं ये कार्यक्रम ऐप पे आधारित नहीं है। ऐप जी है
वो आरकेएसएमबी के कार्यक्रम पे आधारित है। वो आपकी मदद के लिए कार्यक्रम जो हमारा है वो है पेडागोजिकल चेंज, दक्षता आधारित पढ़ाई। अध्ययन अध्यापन है वो दक्षता आधारित होना और उसमें गतिविधियों के सहारे से दक्षता को प्राप्त करना। और खास बात यह कि रटना नहीं, समझना है। जी जी सर। विनीता रानी जी बात करना चाह रही है, मैं उनको अनूप जी क्या कह रहे हैं आप? विनीता रानी जी बात करना चाह रही हैं। ओके ओके सर। विनीता जी आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे तो आप बोल पाएंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वनिता गुड जी। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम मैं ब्लॉक नगर की मेंटर भरतपुर से हूँ और मेरे ब्लॉक में 2 शिक्षकों के साथ समस्या ये आ रही है मैम, उन्होंने आरकेएसएमबी के ऐप पर सब्जेक्ट मैपिंग कर ली है और मतलब वैसे भी सब्जेक्ट मैपिंग हो रही है उनकी दोनों ऐप तरीके से, लेकिन फिर भी मैम उनका जो ऐप है उस पे नोट रिकॉर्ड फाउंड आता है, किसी भी बच्चे का डाटा नहीं आ रहा। और जब वो खोलते हैं ऐप को तो ये आता है आपके लिए इस ऐप पर कोई दक्षताएं नहीं है। तो जी वनीता जी क्या है कि हमारा जो ये ऐप है वो समय समय पर क्या है अपडेट होता जा रहा है, तो हो सकता है कि वो आपका ऐप अपडेटेड ना हो, उस वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रही हो। तो मैम आप क्या करें पर मैम उन्होंने अपडेट भी कर लिया, लेकिन जैसे पुराना रिकॉर्ड देखते हैं बच्चों का, शाला दर्पण पे भी देखते हैं तो उनका रिकॉर्ड फाउंड नॉट फाउंड आता है मैम, कैसा भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा बच्चों का अब तक जो भी कार्य नहीं, किया है। हमने आपकी ये जो बात है वो हमारे पास में रिकॉर्ड कर ली है और हाँ कोशिश जी। करेंगे कि उनका रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड को ठीक होने के बाद कैसे रिकॉर्ड पे आ जाए। इस रिकॉर्ड ओके को सर। ठीक करने के लिए हम लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक यू वनीता जी। अजय कुमार शर्मा जी हैं, बात करना चाह रहे हैं। जी अजय जी बोलिए। हेलो हेलो। मैम, मेरा नाम रमेश कुमार है मैम। मेरे पास ऑप्शन आया अनम्यूट करने का, चलो मैं भी बात कर लेता हूँ आपसे। हेलो हाँ जी हम आपको सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। मैम, देखो एक समस्या थी पिछले पिछले मेरे पास जूम मीटिंग की आईडी नहीं आ पाई, तो क्या उसको लाइव ही देख पाया मैं यूट्यूब पे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे और सर से कि उसकी आप आईडी है ना, बाई चांस नहीं आती हम तक तो उसको आप यूट्यूब पे डाल दो कि इसकी आईडी है, आप जूम से जुड़ जाइए। ठीक है, आपका सुझाव है, उसका स्वागत है। एक्चुअली ये कहना ये चाह रहे हैं कि जूम की आईडी इन तक नहीं पहुंच पाई। लिंक यूट्यूब लाइव पे तो हो गया, लिंक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो यूट्यूब लाइव जो है डालेंगे उसके नीचे है वो जूम का लिंक भी उसमें डाल डालें देंगे। सर। हाँ सर, एक अनूप जी हम समस्या लोग और ये है सर। करेंगे, आपका बहुत अच्छा सुझाव है, हम लोग इस पे काम करने की सर कोशिश। मैंने बहुत पूरा वीडियो सुना, मैंने लिखा भी था कि ना लिंक डाले पर सर उसका मतलब सजेशन हुआ नहीं। आज तो मुझे लिंक मिल गया तो मैं जुड़ गया आपसे। सर एक समस्या और है, कुछ छोटे क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया कि जो ओसीआर भरी ना, उसमें उसके मतलब उसके स्टार तो 10 आ रखे हैं और नंबर उसके 0 आ रहे हैं। जब मैंने उसके ओसीआर चेक की तो उस बच्चे ने 4। हेलो हेलो सर। हाँ जी हाँ, सर रमेश कुमार की एक्चुअली ऐसा है कि आप लोगों ने शायद मालूम नहीं है आपको कि हम लोगों ने इस बार अभी जो शारदा दर्पण का पोर्टल है मॉड्यूल जो खोल इसके लिए है वो खोल दिया और आपको ये कहा कि आप है वो अपनी ओसीआर सीट के आधार पे अंकों का अपडेशन कर लें, जितने क्वेश्चन उनके सही है उसको दुगना करें और भर दें। और इसके लिए लगातार 2 बार हमने है वो देवेंद्र जी जोशी जो शाला दर्पण ये सर मैंने सुना था, लेकिन सर समस्या ये आ रही है ना कि उस बच्चे ने सभी ऑप्शन भर दिए, चारों के चारों 15 में भर दिया सर, ABCD। ये समस्या हो गई। तो फिर तो उसको कैसे अंक मिलेंगे? सर 0 आ गया, तभी तो उसके स्टार्स 10 आ रखे हैं और नंबर कोई 0 आ रही है, फिर OCR की। कोई बात नहीं, जो ओसीआर में 0 आए हुए ना वही अंक उसमें भरने हैं। ठीक सर, ओके मतलब थैंक आपका यू सर। कहना है कि उसको 3 स्टार मिले? उसको सर 10 स्टार मिल रखे, एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर हिंदी वालों को 10 स्टार मिल रखे, 10 3 तो 2 मिलते ही 1। नहीं ना, 3 स्टार होते हैं या 2 होते हैं या 1 होते हैं। नहीं सर, टोटल जब उसको पूरा काउंट करते हैं।
अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट की जो इनका आंकलन हुआ था उसकी जब आंसर शीट आती है तो उसमें 3-4 दक्षता दे रखी है सर, हर दक्षता में 3-3 स्टार है। अच्छा, हर एक दक्षता में 3 हुए, जबकि उसका ओसीआर में गलत थे। आप पहले ही व्यक्ति हैं, पहले शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि इस तरह की प्रॉब्लम भी आई, बच्चे ने अगर पूरे स्टार सब सही कर दिए तो भी उसको है वो 3 स्टार मिला है। धन्यवाद। हम लोगों को ये जो है हमारी टेक्निकल टीम उनके साथ में बात कर करके और कोशिश करेंगे कि इसका ठीक समाधान सर, किया जाए। थैंक यू सर, बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। शिवकरण जी बात करना चाह रहे हैं। जी बोलिए शिवकरण जी। शिवकरण जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से अलग हो गए हैं उनसे। अंबा दास जी बात करना चाह रहे हैं सर। हाँ बोलिए अब्बास जी। अंबा दास जी आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अंबा दास जी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब्दुल रफीक जी बात करना चाह रहे हैं। अब्दुल रफीक जी अपनी बात कहिए। जी सर, 13-14 अप्रैल से अपने वार्षिक एग्जाम चालू होने वाले हैं और आरकेएसएमबी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये 50 नंबर का पेपर बनाना पड़ेगा। तो इसमें कितने नंबर प्रैक्टिकल के होंगे और कितने नंबर रिटन टेस्ट के? इसी तरीके से किसने कहा आपको कि पेपर बनाना पड़ेगा? सर, आरकेएसएमबी 30 मार्क्स का पेपर आएगा, टोटल 80 मार्क्स का एनुअल एग्जाम होगा। हाँ बाकी के हाँ 30 मार्क्स क्या? 30 हाँ मार्क्स, जी देन हाँ जी अदर हाँ 50 मार्क्स रिटन एग्जाम होगा। हाँ 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 हाँ। तो उसके अंदर हमें पेपर बनाना पड़ेगा। तो उसमें कितने नंबर रिटर्न के होंगे, कितने ओरल के होंगे, इसी तरीके से हमें एसएसटी, साइंस और थर्ड सब्जेक्ट का 110 नंबर का पेपर बनाना पड़ेगा। आप एक्चुअली विभाग का जो सर्कुलर है उसको एक बार देखिएगा, उसमें सर साफ किया साफ था, आप साफ उसी साफ से देखिएगा। आप देखिए उसी के ना, आधार पे मैंने पूछा सर ये। आपको शायद अपडेट नहीं है, आपने नहीं देख पाए होंगे। आप दोबारा नहीं देखिएगा उस सर, देखा सर। ठीक, तो ओके सर। हमने तो जारी किया ना सब, है ना। ये सवाल हमारे पास में ये आ गई थी क्वेरी, और हमने इसके बारे में समाधान जारी कर दिया। कल उसको दोबारा हम लोग एक बार सभी ग्रुप्स में डाल देंगे, जिसमें ये क्लियर हो जाए कि आपको इंटरनल मार्क्स है वो कैसे लेने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, Right. थैंक यू। ठीक है सर, अब मेरे को लगता है समय भी समाप्त हो गया है, तो आखिरी शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे वेबिनार के क्लोज होते होते? हाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अंकिता जी ने आज है इस कार्यक्रम को होस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा कि कोई ऐसा भी है जो मुझसे भी सवाल पूछ सकता है। मैं लोगों को सवालों की श्रृंखला में अपनी जो सवाल है उसकी पहेलियों में उलझाता रहता हूँ। और पहली बार है वो अंकिता जी ने कोशिश की, लेकिन मेरी जो है वो यूँ कहिए कि अनुभव का या बड़े होने का उन्होंने लिहाज रखा, मुझे सवालों में उलझाया नहीं, बड़े सरल सरल से सवाल पूछे। और हमारा ये जो कार्यक्रम था उसको जो सम्मान मिला, और उस सम्मान में हमारे इस वेबिनार का जो है वो पूरा का पूरा है वो फॉर्मेट है वो बदला गया। ये भी एक तरह से मेरे सम्मान से कम नहीं है कि मुझे है वो पैनलिस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं होस्ट के रूप में नहीं, पैनलिस्ट के रूप में भी है। वो अंकिता जी बताएंगी कि कितना सफल रहा। अंकिता जी। आप सर बिल्कुल अच्छे से आपने अपनी भूमिका निभाई, पैनलिस्ट के तौर पे भी और एक होस्ट के तौर पे तो आप हमेशा निभाते ही हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो और मच। कार्यक्रम को समापन के जो अंतिम शब्द है जो हमेशा मैं देता हूँ, मैं चाहूंगा कि अंकिता जी उन्हीं शब्दों से है सबको वो धन्यवाद देते हुए फिर कार्यक्रम का है वो समापन करे, अंदाज तक पहुंचाए। तो जो मेरे शिक्षक साथी हमारे साथ वेबिनार से जुड़े, जिन्होंने हमसे कोई भी क्वेरीज पूछी, तो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी ये क्वेरीज हमें और ज्यादा इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है
और मैं आशा करती हूँ कि आगे आप हमेशा ही हमसे हमारे साथ यूं जुड़ते रहेंगे और हमारे इस कार्यक्रम को और अधिक सफल बनाएंगे और ग्राउंड लेवल पे यानी कि स्कूल्स में इस कार्यक्रम को आप इम्प्लीमेंट करके इसकी सफलता को और बढ़ाएंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।